हाय एवरीवन, मैं हूँ शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी किए हैं ई इनवॉइसिंग पे, लेकिन बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं और काफ़ी सारे कॉल्स में जनरल क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए। तो ये वीडियो मैं उन्हीं कुछ जनरल क्वेश्चंस को कंबाइन करके बना रही हूँ जो अधिकतर लोग पूछते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो ये कि क्या मुझे ई इनवॉइसिंग एक्सपोर्ट की इनवॉइस की करनी है नहीं करनी, और ये क्वेश्चन अराइज क्यों होता है? क्योंकि हम जब एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्चुअली कि ई इनवॉइसिंग कब करनी है तो हम बोलते हैं B2B इनवॉइसेस की करनी है, क्योंकि वहीं आईटीसी ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से अनदर पर्सन में, है ना। B2C में तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि कंज्यूमर तो बेचारा परचेज करता है, अपने घर जाता है, खाता पीता खत्म हो जाता है, वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी लेगा ही नहीं। तो इसी से एक सोच आती है दिमाग में कि फिर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, अब किसी को आपने एक्सपोर्ट किया इंडिया से बाहर, क्या वो इंडिया में रजिस्टर्ड होगा जीएसटी में? नहीं होगा, क्योंकि जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, राइट। तो फिर सवाल पैदा होता है कि वो भी तो B2C हुआ, क्योंकि वो भी तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है जीएसटी के अंदर। लेकिन इस केस में हमें ई इनवॉइसिंग करनी है। अभी हम उसका पर्पज़ एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ई इनवॉइसिंग का पर्पज़ क्या है। कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जहाँ जहाँ पास ऑन होता है या आप उसको कोई बेनिफिट लेते हो तो गवर्नमेंट को एक ट्रैक रहे कि कम से कम वो ट्रांजेक्शन्स तो 100% जेन्युइन है ही हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बाद में उसको चेंज कर देते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो ई इनवॉइसिंग का पर्पज़ ये है कि जब आपकी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जब आप एंटर कर रहे हो किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, तभी आपको पता चल जाए गवर्नमेंट को भी कि भाई हाँ ये ट्रांजेक्शन ऐसे ऐसे हो रही है। वरना लोग क्या करते हैं, जब साल खत्म हो जाता है तब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैठ के उनको ठीक करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा अभी ये ऐसे दिखा दो वैसे दिखा दो, उसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इतनी वीडियोज़ में बता चुकी, अब तो याद ही हो गया होगा कि एक्सपोर्ट करने के टाइम पे दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो हम लोग क्या करते हैं, LUT लेते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो हमें कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम ऐसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम प्रॉपर टैक्स लगा के एक्सपोर्ट करते हैं और फिर जितना टैक्स हमने पे किया उस पूरे का रिफंड ले लेते हैं, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यूटिलाइज्ड होता है, क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं तो आईटीसी तो यूटिलाइज करते हैं ना। तो यानी कि यहाँ पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली जो बात है वो आ गई, भले रिफंड देने के लिए आ गई या उसकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए आ गई। तो एक्सपोर्ट्स अगर कोई नकली दिखा देगा, एक्सपोर्ट्स अगर ठीक नहीं होंगे या उस ट्रांजेक्शन में हेरफेर करेगा तो भी गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट की भी ई इनवॉइसिंग हमें करनी है। तो मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको भी आंसर कर रही हूँ। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि रिवर्स चार्ज के केस में मुझे इनवॉइसिंग करनी है नहीं करनी है। अब इस क्वेश्चन को समझने के दो तरीके हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने क्वेश्चन सुना तो मैंने एकदम आराम से कहा नहीं बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। लेकिन फिर मुझे वो समझ में आया कि इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। क्या एस्पेक्ट है? रिवर्स चार्ज का इन्वॉइस दो केसेस में हो सकता है। एक तो ये कि मैं सप्लायर हूँ और मैं जो चीज़ सेल करती हूँ, मान लीजिए मैं GTA हूँ, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, माल भाड़ा वाहक, तो जो मेरी सेल्स है उसका जो इन्वॉइस है वो RCM में होता है, तो मैं रजिस्टर्ड हूँ, इन्वॉइस मैं खुद ही रेज करती हूँ, लेकिन टैक्स मेरी जो परचेजर है वो पे करता है रिवर्स चार्ज के अंदर। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गई, क्या मुझे इस इन्वॉइस की ई इन्वॉइसिंग करनी है कि नहीं करनी? तो आपको इस इन्वॉइस की ई इन्वॉइसिंग करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि जहाँ पे हम लोग RCM वाली सर्विसेज या गुड्स एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाय करते हैं, तो वहाँ पे GST लॉ कहता है कि जो बंदा परचेज कर रहा है वो ही इन्वॉइसिंग करेगा। जनरली कौन करता है इन्वॉइसिंग? जनरली इन्वॉइस हमेशा सेलर बनाता है, भाई जो सेल कर रहा है वही तो बिल काटेगा, सिंपल सी लैंग्वेज में। लेकिन इन केसेस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई सेलर तो अनरजिस्टर्ड है लेकिन आपको ही उसका इन्वॉइस बनाना है, यानी कि मैं ही परचेज कर रही हूँ, मैं ही इन्वॉइस बना रही हूँ। तो उस केस में आपको उसकी ई इन्वॉइसिंग नहीं करनी, क्योंकि आपकी वो परचेज है। तो आपको इन्वॉइसिंग करनी सेल की ही है, तो परचेज का चाहे आपको इन्वॉइस भी बनाना पड़ेगा, लेकिन उसकी आपको इन्वॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी सेल की ही ई इन्वॉइसिंग करेंगे। लेकिन अगर आप RCM वाली सेल कर रहे हो तो फिर आपको उसकी इन्वॉइसिंग करनी है। आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो जहाँ पे मैं RCM की बायर हूँ, कहीं पे मैं RCM वाली जो ट्रांजेक्शन है उनकी सेलर हूँ, तो दोनों केस में अलग अलग केस में मैंने आपको क्लियर किया कब इन्वॉइसिंग करनी है कब इन्वॉइसिंग नहीं करनी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है टाइमिंग को लेके कि मुझे ई इन्वॉइस कब बनाना है। और अभी मुझे इतने सारे लोग कॉल करते हैं कि मैंने गुड्स तो सेल कर दी, सब हो गया, बहुत टाइम पहले से होता जा रहा है, लेकिन हमने ई इन्वॉइसिंग नहीं की, तो अब क्या करें? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये कि ई इन्वॉइसिंग मुझे एक्चुअली आइडियली कानून के हिसाब से कब करना चाहिए, और अब नहीं किया तो मतलब करूँ क्या मैं इसके लिए? तो इसके दोनों ही क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी। पहली चीज़ तो ये कि आपको ई इन्वॉइसिंग तब करनी है जब आप इन्वॉइस इशू कर रहे हैं, राइट। आप जब इन्वॉइस इशू कर रहे हैं तो यानी कि इन्वॉइस इशू करने के टाइम पे ही। तो ये नहीं है कि आज आपकी गुड्स चली गई, आपने इन्वॉइस इशू कर दिया, उसके 10 दिन बाद आपको याद आया अच्छा ई इन्वॉइसिंग भी तो करनी थी, या फिर 1 महीने बाद अच्छा ई इन्वॉइसिंग भी तो करनी है,
कई कई लोग तो 6 महीने बाद, कुछ लोग 12 महीने बाद कि अच्छा पूरे साल भर हम पे एप्लीकेबल, तुम्हें तो पता ही नहीं था। तो ध्यान रखिए कि आपको जब आप नॉर्मल जीएसटी का इनवॉइस जिस समय तक इशू कर देना था आपको लॉ के हिसाब से, उसी समय तक ई इनवॉइस भी इशू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इनवॉइस है उस पर आपका IRN नंबर प्रिंट होके तब आपका इनवॉइस पूरा होगा। तो वो कब हमें मिलेगा? जब हम ई इनवॉइसिंग कर देंगे, राइट। यानी कि आप अगर उसके बिना इनवॉइस इशू कर देते हैं तो आपका जो इनवॉइस है वो कंप्लीट इनवॉइस है ही नहीं। याद रखिए, अगर आपकी गुड्स जा रही हैं ट्रक में लोड होके और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है गुड्स के साथ जो मूवमेंट करती है, इनवॉइस की होती है, और इनवॉइस के अलावा किसकी होती है? ई वे बिल की। तो अगर दोनों में से कोई भी चीज़ कंप्लीट उसके पास नहीं है तो ट्रक को डिटेन किया जा सकता है। हम सबको पता है, ऑलरेडी बहुत सारे ट्रक डिटेन होते हैं। हम लोग कई बार फ़ोन पे चीज़ें डिस्कस करते हैं, कभी किसी का माल डिटेन हो रहा है, कभी किसी का माल डिटेन हो रहा है, ठीक है, किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, कभी किसी के नहीं। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने जो इन्वॉइस अपने ट्रक वाले को दिया उसकी ई इन्वॉइसिंग होनी थी बट नहीं हो रखी है, तो वो भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट माना जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट इन्वॉइस है ही नहीं। तो ये माना जाएगा कि उसके पास इन्वॉइस पूरा था ही नहीं। तो यानी कि हमें गुड्स के डिस्पैच से पहले जब हम इन्वॉइस इशू करते हैं उसी समय तक हमें ई इन्वॉइसिंग भी कर देनी है। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर मुझसे डिले हो गया, भाई अब जो हो गया वो तो हो गया, जो करना था वो तो ठीक है, पहले देखी नहीं वीडियो, है ना, बाद में देखा 6 महीने बाद, फिर तब देखा कि अच्छा ई इन्वॉइसिंग भी कुछ करना था वे में, ठीक है, अब छोटे टैक्स पेयर पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो 5 करोड़ वाले हैं, 5 करोड़ से ऊपर वाले, उनको भी करना है 1 जनवरी से। तो अब करूँ क्या मैं? भाई इसको ठीक कर सकते हैं किसी तरीके से या नहीं कर सकते? तो इसका ठीक करने का तरीका ये है कि पोर्टल अभी तक आपके साथ लीनियंट है, कायदे में नहीं होना चाहिए लेकिन पोर्टल आपके साथ लीनियंट है। पोर्टल कह रहा है कि भाई ठीक है, मैं बैक डेट में भी आपकी कोई इन्वॉइसिंग है तो ले लूँगा, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। आप पहले कंप्लायंस करने की आदत तो डालो, अभी तो चलो नया नया है इसलिए कुछ नहीं कह रहे। तो यानी कि अगर आपसे छूटी गई है ई इन्वॉइसिंग तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अब इसका मतलब ये मत लगाना कि आप 4 साल बाद उसको याद करो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जिस दिन आपको आभास हो गया कि मुझे करना चाहिए था, मुझसे भी गलती हो गई, नहीं हुआ मुझसे, आपको उसी दिन उसे कर लेना है। अब ये नहीं है कि इसके लिए मैं सोचा 6 महीने 1 साल 2 साल वेट करूँ, अभी कुछ है तो है नहीं ऐसा। तो वो सिर्फ एक ग्रेस पीरियड दिया हुआ है, ऐसा कुछ लॉ के अंदर आपको राइट नहीं है। डिफ़ॉल्ट आपका हो चुका है ऑलरेडी, तो पेनल्टी आपकी उसके लिए फिर भी लग सकती है। तो डिफ़ॉल्ट आप कर चुके हो अगर आपने उस समय इनवॉइसिंग नहीं किया है। तो अब अगर आपको मौका मिल रहा है तो अब कर लो। तो कम से कम आप ये कह सकते हो कि भाई मुझसे गलती हो गई थी और जैसे मुझे आभास हुआ अपनी गलती का, मैंने उसको सुधार लिया। तो फिर मैं आप पे पेनल्टी नहीं लगाऊंगी, मैं कहूँगी चलो ठीक है, तुमने खुद याद आने पे खुद कर लिया अपनी मर्जी से, तो ठीक है, मुझे तुम्हें कहना नहीं पड़ा, मेरे संज्ञान लेने पे, मेरे एक्नॉलेज करने पे, मेरे नोटिस भेजने पे तुमने नहीं किया, तो चलो ठीक है, पेनल्टी से आप उस केस में बच सकते हैं। वैसे केस टू केस डिपेंड करती है ये चीज़ भी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टाइमिंग ई इन्वॉइसिंग की हमारी कब तक होगी। अब कई लोगों को दिक्कत आती है सर्विसेज की इन्वॉइसिंग करने में कि भाई सर्विसेज की इन्वॉइसिंग किस तरीके से करें। तो वहाँ पे आप SEC कोड यूज़ कर सकते हैं और वो क्वांटिटी पूछता है। तो अब सर्विस की तो क्वांटिटी होती नहीं, भाई गुड्स की तो होती है, 1 नंबर 2 नंबर 50,000 10,000 जितना भी है, लेकिन सर्विसेज में तो क्वांटिटी कुछ नहीं होती। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक लिख सकते हैं यानी कि 1। तो टोटल सर्विस मेरी 1 थी तो नंबर में आप वो यूज़ कर सकते हैं इन दी क्वांटिटी कॉलम। अगर आपको इनवॉइसिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग वो अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हैं। वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स में आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। पोर्टल के कुछ इश्यूज़ हैं तो उनको भी आप बता सकते हो, जहाँ पे पोर्टल के अंदर बग्स हैं या कोई प्रॉब्लम है आपको, तो वो भी आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। उनको भी मैं आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगी अच्छे तरीके से। ओके, अब यहाँ तक हमारे मेन क्वेश्चन आ गए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो फ्रेट है, फ्रेट को मैं किस तरीके से दिखाऊं। तो मैंने गुड सेल की तो ठीक है, बट मेरे को फ्रेट अलग से दिखाना है, तो आपको उसे सिंपल लाइन आइटम में दिखाना है, ठीक है। जैसे हम लाइन आइटम इसमें अलग अलग आइटम दिखा रहे हैं, उस तरीके से आपको फ्रेट को भी एक लाइन आइटम के अंदर ही दिखाना है। टैक्स रेट जनरली उस पर सेम ही होता है जब गुड्स का टैक्स रेट है, क्योंकि वो एक कंपोजिट सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन उसकी कंसेप्ट में पढ़ा होगा आप लोगों ने खुद भी। तो जब कोई कंपोजिट सप्लाई होती है तो उसकी जो मदर सप्लाई है यानी कि उसकी जो बेस सप्लाई है उसी की टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है। तो भले ही फ्रेट पे खुद पे 5% टैक्स लगता हो, लेकिन जब आप गुड्स सेल करते हो जिस पे 18% टैक्स लगना है और वो आपने कहा भाई तुम्हारे घर डिस्पैच कर देंगे, तो उस पर जो आपने फ्रेट लगाया उस पर आप कितना लगाएंगे, 18% ही टैक्स लगाएंगे, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई हो गई। आप विद डिलीवरी उसको सेल कर रहे हैं तो उसकी कोई अलग नेचर नहीं है, उस वजह से टैक्स रेट उसका सेम होगा इस केस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो ई इन्वॉइसिंग से रिलेटेड थे। ये वो जनरल क्वेश्चन थे सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाते हैं, बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अभी भी आपके कुछ क्वेरीज या कुछ क्वेश्चन है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज कर रही हूँ।
थैंक यू सो मच एवरीवन।